हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मैं आपको सॉल्व करा रहा था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी बॉटनी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसका जो पेपर था, उसके क्वेश्चंस और आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कवर कर लिया था पार्ट नंबर 1 में, और यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रू ज़ीरोफाइट। तो आपने ज़ीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्रू ज़ीरोफाइट से क्या मतलब है? देखिए, कुछ ज़ीरोफाइट्स होते हैं जैसे आपके एनुअल्स हो गए या एफिमेरस एनुअल्स हो गए, जैसे ग्रासेस हैं। ठीक, थोड़ा सा ड्राई कंडीशन में ज़रा सा भी उनको अच्छा कंडीशन मिला, तुरंत वो ग्रो करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं 10 से 20 दिन में, 30 दिन में, और फिर वो चले जाते हैं। तो जो मेनली वो ज़ीरोफिटिक नहीं होते हैं, उनको ट्रू ज़ीरोफाइट्स नहीं बोला जाता है, उनको ड्रॉट्स क्या बोलते हैं? इवेडर्स बोलते हैं, स्केप कर देते हैं वो मेनली जो ड्राई कंडीशंस होते हैं उनको। सेकंड आते हैं सक्लेंट। सक्लेंट्स को भी हम ट्रू ज़ीरोफाइट नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो पानी स्टोर करके रखते हैं तो उनका काम उससे चल जाता है। ट्रू ज़ीरोफाइट्स उन्हें बोलते हैं जो सक्लेंट्स ना हो, फिर भी वो ड्रॉथ को क्या करे, रेसिस्टेंट रहे, ड्रॉथ रेसिस्टेंट प्लांट रहे। तो ट्रू ज़ीरोफाइट्स के एग्जांपल आपके कैरोट्रोपिस प्रोसेरा है, केजुराइना एक्विसेटिफोलिया है, अर्जिमोन मैक्सिकाना है। ये सारे प्लांट्स ट्रू ज़ीरोफाइट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अपुंशिया जो आपका प्लांट है, ये सक्लेंट प्लांट है और इसको हम ट्रू ज़ीरोफाइट नहीं बोलेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, अपुंशिया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। अ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, कह रहा है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अपोजिट होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, वही जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना उनको बाहर से चाहिए होता है, एक्सटर्नल सोर्स से। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज। कह रहा है ऐसे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बात हो रही है जो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे हम न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं, जो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है इन्वायरमेंट में। तो उनको ऑस्मोट्रॉफ्स बोलते हैं, फैगोट्रॉफ्स बोलते हैं, डिट्रीवोर्स बोलते हैं या सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो डिकेइंग नेचुरल मैटर होता है उसको क्या करते हैं, वो उस पर फीड करते हैं। ठीक, और वहीं आप देखेंगे जो डिट्रीवोर्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डेड या डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स को ईट करते हैं। तो ये भी अलग है, डिट्रीवोर्स अलग है, सेप्रोट्रॉफ अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेप्रोट्रॉफ है तो ज़रूरी है वो क्या करे कि वो एब्जॉर्व करके ही सारी चीज़ें ले। और फैगोट्रॉफ में तो सीधा सीधा है कि जो ऑर्गेनिज्म फीड करता है, जो इंगेस्ट करता है किसी ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिक पार्टिकल को, उसको हम फैगोट्रॉफ बोलते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है जो इसको एक्सप्लेन करता है वो है आपका ऑस्मोट्रॉफ। तो ऑस्मोट्रॉफ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। इसमें एबिसल जोन आपसे पूछा है। एबिसल जोन क्या होता है? ओशन, जैसे आप लेक्स में वाटर का जोनेशन रहता है, वैसे ओशंस में भी वाटर का जोनेशन रहता है, उसमें एक एबिसल जोन होता है। पूछा है एबिसल जोन क्या होता है, ये ओपन ओशन है या डीपेस्ट पार्ट है ओशन का, या जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है उसका जो आउटवर्ड पोर्शन रहता है, जो पानी के डेप्थ से एज मतलब लगा हुआ होता है अबाउट 200 मीटर तक, वो होता है, या ये वो एरिया है जो पेलाजिक जोन एक होता है ओशंस में, उसके नीचे आता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ओपन ओशन जो होता है उसको हम एबिसल जोन नहीं बोलते। ठीक, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन जो है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एबिसल जोन होता है वो काफ़ी डीप होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे द एरिया अंडरनीथ द पेलाजिक जोन इज कॉल्ड एज एबिसल जोन, तो ऐसा नहीं है। पेलाजिक जोन जो है पूरा का पूरा वाटर कहलाता है, जो किनारे से, जो ओशंस के किनारे हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, उसको पेलाजिक जोन बोलते हैं। 200 मीटर तक ये होता नहीं, उसके डीप पाया जाता है। ओपन ओशन ये है नहीं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से होगा वो होगा द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज नोन एज अबिसल जोन। वैसे एक जोन इसके नीचे और होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव इन। कह रहा है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये जो होता है ग्लोबल जो एग्रीमेंट हुआ था स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर के जो गैसेस हैं, जो ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस हैं, उसके कंट्रोल के लिए। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ रहा है आपसे कब इफेक्टिव हुआ था, तो ये इफेक्टिव हुआ था आपका 1987 में।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे बीओडी कहते हैं क्लीन वाटर का, वो क्या है? 4 mg पर ml, 3 mg पर ml, 2 mg पर ml और 1 mg पर ml। इसको उसमें भी शो किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में भी, पर यहाँ पे mg पर ग्राम पर mg पर लीटर दिया हुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो क्लीन वाटर होता है उसका जो बीओडी होता है वो 1 mg पर ml होता है, तो इसका डी वाला सही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म इन इंक्रीजिंगली हायर कंसंट्रेशन एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इज कॉल्ड। कह रहा है जो किसी ऑर्गेनिज्म में केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होता है और वो बढ़ता जाता है सक्सेसिव ट्रॉपिक्स जो होते हैं, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉफिक यहाँ पे होगा ट्रॉफिक लेवल, तो ये क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन, बायोरेमेडिएशन, फाइटोरेमेडिएशन और बायोमैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे बायोरेमेडिएशन तो है ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना जो पोल्यूटेड साइट है उसके रिकवरी के लिए। फाइटोरेमेडिएशन इज एक्चुअली अ बायोरेमेडिएशन वेयर प्लांट इज यूटिलाइज्ड एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। यूट्रोफिकेशन तो है इनरिचमेंट जो हो जाता है किसी वाटर बॉडी का न्यूट्रिएंट से, वो यूट्रोफिकेशन कहलाता है। जो ये पर्टिकुलर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके लिए जो परफेक्ट जो वर्ड है वो है बायोमैग्निफिकेशन, इसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। क्लाइमैक्स पैटर्न थ्योरी जो है विटाकर ने 1953 में प्रपोज किया था, जहाँ पे इन्होंने रिकग्नाइज किया था जो क्लाइमैक्सेस होते हैं, वैरायटी ऑफ climaxes governed by responses of species population to biotic and abiotic conditions। ठीक है, कि जो वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स बनते हैं उसको कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन जो है गवर्न करते हैं, तो इसको किसने दिया था? आर.एच. विटाकर ने। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द बायोजियोकेमिकल साइकिल दैट लैक्स एन एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इज। कह रहा है कि ऐसा कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो कंपोनेंट है वो अपसेंट होता है या लैक होता है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे आप देखेंगे जैसे कार्बन हुआ तो कार्बन आपको मिलेगा, कार्बन साइकिल में एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट होता है कार्बन। नाइट्रोजन भी है, तो ऐसे ऑक्सीजन है ये भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है। पर फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, यहाँ ये आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेंगे। तो इनका जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इसमें एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी, फास्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द डोमिनेंट प्लांट इन बॉग इकोसिस्टम इज। बॉग इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे वाटर जो होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अल्मस है, फ्रैक्सिनस है, जंकस स्पीशीज़ है, तो ये सब तो है स्फैग्नम। लेकिन मोस्टली जो बॉग मॉस आपने सुना होगा या पीट मॉस जिसे बोला जाता है वो हम स्फैग्नम को बोलते हैं। तो बॉग इकोसिस्टम में मेनली जो डोमिनेंट प्लांट होता है वो कौन सा होता है? आपका स्फैग्नम के स्पीसीज वहाँ पे प्रिवेलेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगनवेलिया प्लांट आप जानते होंगे, ऑर्नामेंटल वैल्यू है इसका, काफ़ी लोग अपने घर में इधर उधर लगाते हैं गार्डन्स में। इसमें जो थॉर्न्स रहते हैं पूछा है किसका मॉडिफिकेशन होता है? दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल्स, लीफ, पेटियोल और स्टेम। तो थॉर्न जैसे होता है वो जो होता है मॉडिफिकेशन किसके होते हैं? स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं, क्योंकि जो एक्सिलरी वो निकला होता है, ब्रांचेस छोटे से रहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं थॉर्न्स में, इसीलिए आपको काफ़ी बड़े बड़े थॉर्न्स उसमें से देखने को मिलते हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, स्टेम। स्टेम जो होता है वो मॉडिफाइड होता है थॉर्न्स में, बोगनवेलिया में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच टाइप ऑफ फिलोटैक्सिस फाउंड इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का जो प्लांट होता है जिसे आप आँख या मदार बोलते हैं, पूछा उसमें फिलोटैक्सी कैसा पाया जाता है? फिलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो वहाँ पे अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है, वर्ल्ड होता है या टर्नेट। तो वर्ल्ड और टर्नेट होता नहीं, अल्टरनेट भी नहीं होता। कैलोट्रोपिस में अपोजिट टाइप के लीफ पाए जाएंगे। आप देखेंगे दो लीव्स एक नोड पे एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, और अपोजिट में भी दो टाइप के होते हैं, अपोजिट सुपरपोज या अपोजिट डेकोसेट। अपोजिट सुपरपोज तब बोलते हैं जब एक नोड पे जो लीव्स हैं सेम उसी पोजीशन पे ऊपर भी लीव्स निकली रहती हैं, तो उनको अपोजिट सुपरपोज करते हैं। पर अपोजिट जो डेकोसेट है जो कैलोट्रोपिस का प्लांट में पाया जाता है, वहाँ पे जो नोड्स पे दो लीव्स हैं उसके ऊपर वाले नोड्स पे जो दो लीव्स पाई जाएंगी उसके 90 एंगल्स पे वो निकले हुए रहते हैं। तो ऐसे को हम अपोजिट डेकोसेट बोलते हैं। पर यहाँ पे केवल अपोजिट ही पूछा है तो अपोजिट उसमें मिलता है कैलोट्रोपिस में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीव्स मॉडिफिकेशन, इसमें से कौन सा लीफ का मॉडिफिकेशन है? जो पी प्लांट का टेंड्रिल है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। क्यूकम्बर प्लांट में जो टेंड्रिल है, पंपकिन वाटरमेलन, तो क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन ये जो प्लांट्स हैं ये बिलोंग करते हैं आपके प्लांट फैमिली क्यूकरबिटेसी, और सारे के सारे जो है स्टेम के मॉडिफिकेशन है। वही जो पी प्लांट है, क्योंकि पी एक फेबेसी का मेंबर है, वहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, तो आप देखेंगे उनके लीफ के एंड्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल्स में, और वो एक्चुअली एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, जो टेंड्रिल्स होते हैं पी प्लांट के वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। फ्लावर्स अरेंज ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रैकेट इन, आपने डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े होंगे, फ्लावर के अरेंजमेंट के ही बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है जहाँ पे फ्लावर्स केवल एक ही तरफ रैकिस पे लगे हुए होते हैं? तो स्पाइक पे ऐसा नहीं होता है, कैटकिन में ऐसा नहीं होता, स्पैडिक्स में ऐसा नहीं होता। सीकंड जो एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें जो फ्लावर्स हैं वो इन्फ्लोरेसेंस पे का जो रैकिस होता है उस पे एक ही साइड पे लगे हुए होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी, सीकंड। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक इन, पूछा इनमें से किस प्लांट में फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होता है? दैट मीन्स जिसको हम एक से ज़्यादा प्लेन में बराबर हिस्सों में काट सकें उनको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। तो यहाँ पे पी है, चिली है, बीन है, कैसिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पी, बीन, कैसिया, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली फेबेसी। फेबेसी में जो मेनली जो फ्लावर्स होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। कैसिया का जो प्लांट है इस सीजल पेनियेसी से है, और पी और बीन जो है लेग्यूमिनेसी के हैं। इसमें जो मिमोसोइडी के मेंबर होते हैं उनमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है, जैसे कि बबूल का प्लांट हुआ, छुई मुई का प्लांट हुआ, लेकिन यहाँ पे उनका मेंशन नहीं किया गया है। पी, बीन और कैसिया, लेग्यूमिनेसी और सीजल पेनियेसी दोनों में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। पूछा है यहाँ पे आपसे एक्टिनोमॉर्फिक का, तो जो चिली का फ्लावर होता है ये परफेक्ट एक्टिनोमॉर्फिक होता है। डैट मीन्स आप इसे एक से ज़्यादा प्लेन में काट सकते हैं, और ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन इन, कह रहा है जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के संदर्भ में, जिस कॉटन में, कॉटन प्लांट में, वो कौन सा पिक्चर इसको करेक्टली डिपिक्ट करता है? ए, बी, सी या डी? तो जो पहला वाला है ये वॉल्वेट एस्टिवेशन है। वॉल्वेट एस्टिवेशन जैसे मालवेसी फैमिली के कैलिक्स में देखने को मिलता है। जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं उनमें जो पेटल्स का एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्टेड होता है, जो कि बी वाला जो पिक्चर है ये अच्छे से डिपेक्ट करता है, इसीलिए ये बी वाला ही जो पिक्चर है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। कह रहा है फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा। जाइगोमॉर्फिक मीन्स हम उसे एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन में नहीं काट सकते हैं। बाइसेक्सुअल दैट मीन्स फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे। कैलिक जो होता है 5 होता है, पैरेंथेसिस में है, दैट मीन्स वो फ्यूज होते हैं। कोरोला की बात करें तो यहाँ पे 5 अलग अलग ग्रुप होता है। एक होगा बड़ा, 2 छोटे छोटे अलग, फिर 2 छोटे छोटे अलग फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो 9+1 का अरेंजमेंट रहता है और 9 आपस में फ्यूज रहते हैं, एक फ्री रहता है। गाइनोशियम की बात करें तो जी के नीचे आप एक डैश देख रहे हैं, दैट मीन्स ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होता है और वो मोनोकार्पलरी होता है। तो आप चिली में देखेंगे, चिली जो है पेंटाकार्पलरी कंडीशन उसमें पाए जाते हैं। अनियन में ट्राई कार्पलरी कंडीशन पाए जाते हैं। टोमेटो में भी पेंटाकार्पलरी कंडीशन पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे चिली हुआ, ओनियन हुआ, टोमेटो हुआ, इनके फ्लावर्स आपको जाइगोमॉर्फिक नहीं मिलते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। जो स्वीट पी है, पी लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर है, इसमें जैसे लिखा है एंड्रोशियम 9+1, 9 फ्यूज्ड रहते हैं। ये मोनोडेल्फस कंडीशन है जो कि पी फैमिली में मिलता है। गाइनोशियम भी वहाँ पे एक होता है। फेबेसी फैमिली में मोनोकार्पलरी कंडीशन पाया जाता है। कोरोला में एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 कील होते हैं। कैरिक्स 5 रहता है, बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर स्ट्रांगली जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन जो है स्टेमन का वो इनमें से किस में मिलता है? क्रूसीफेरी, फेबेसी, सोलनेसी और मालवेसी। टेट्राडाइनमस कंडीशन जो होता है स्टेमेनस, जो स्टेमेंस है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके रेफरेंस में दिया जाता है। क्रूसीफेरी है जिसे आप ब्रेसिकेसी फैमिली के भी नाम से जानते हैं। वहाँ पे 6 स्टेमेन होते हैं, 2 वॉल में, 2 सीरीज़ में। 2 आउटर छोटे होते हैं और 4 जो अंदर के स्टेमेंस रहते हैं वो बड़े होते हैं। इसको टेट्राडाइनमस कंडीशन बोलते हैं और ये आपका मिलेगा किस फैमिली में? क्रूसीफेरी फैमिली में आपको देखने को मिलता है। नीचे यहाँ पे आपको 4 टाइप के लीफ दी गई है और वेनेशन के बारे में बात कर रहा है।
यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट कंडीशन आपको देखने को इसमें मिल रहा है। यूनिकॉस्टेट में क्या होता है कि यूनिकॉस्टेट जो लीफ होते हैं उनमें जो मिडरिब होता है एक प्रोमिनेंट वेन होता है, और सारे वेन्स उतना प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, जैसे मैंगो का हो गया, हिबिस्कस का लीफ हो गया, इन्हें यूनिकॉस्टेट लीफ बोलते हैं। मल्टीकॉस्टेट वेनेशन में जब एक लीफ के पास कई सारे मिडरिप होते हैं प्रोमिनेंट, उसको मल्टीकॉस्टेट लीफ बोलते हैं। तो इसमें से कह रहा है ABCD 4 टाइप के लीफ दिए गए हैं, उनमें बताया गया है यूनिकॉस्टेट है कि मल्टीकॉस्टेट है, और पैरेलल है तो पैरेलल में भी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब सारे वेन्स आगे चल के आपस में मिल जाते हैं, और डाइवर्जेंट एक जगह से ओरिजिनेट होके सारे वेन्स डाइवर्ज होते हैं। ए में आप अगर देखेंगे तो ए शो करता है यूनिकॉस्टेट कंडीशन, पर ऑप्शन में दिया है मल्टीकॉस्टेट कंडीशन, तो ए गलत है। बी को देखते हैं तो यूनिकॉस्टेट दिया है पर ये है मल्टीकॉस्टेट। सी देखते हैं, सी मल्टीकॉस्टेट कंडीशन है, और डी जो है यहाँ पे भी मल्टीकॉस्टेट कंडीशन जो कि दिया है यूनिकॉस्टेट, तो सी वाला करेक्ट है। मल्टीकॉस्टेट कंडीशन, साथ में पैरेलल वेनेशन तो दिख ही रहा है, साथ में डाइवर्जेंस भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो सेंटर से वेन्स हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, ना कि ऊपर आपस में जाके मिल रही हैं, जैसा कि आप पिक्चर नंबर बी में देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मल्टीकॉस्टेट पैरेलल डाइवर्जेंट। 35 पे आते हैं जो कि लास्ट इसका होगा इस वीडियो का क्वेश्चन, इसके बाद के हम अगले पार्ट में देखेंगे। एंथोफोर किसे बोलते हैं? सबको पता है एंड्रो, बहुत सारे टर्म्स है जैसे एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंड्रोगाइनोफोर, जो कि मेनली कहाँ पे मिलता है आपको, किस फैमिली में? कैपारिडेसी फैमिली में आपको देखने को मिलता है। एक टर्म है एंथोफोर जिससे बहुत लोग फेमिलियर नहीं होते हैं। एंड्रोफोर आप समझते हैं, वो एक्सिस जो एंड्रोशियम बियर करती है और गाइनोशियम बियर करती है। गाइनोफोर वो एक्सिस जो केवल गाइनोशियम बियर करती है। कभी कभी क्या होता है फ्लावर में, आपको पता है कैलिक्स होता है, फिर कोरोला होता है, फिर एंड्रोशियम होता है, फिर गाइनोशियम होता है। कभी कभी इन पार्ट्स के बीच की एक्सिस ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वो एक्सिस जो होता है फोर कहलाता है। अब फोर जो है गाइनोफोर रहेगा तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम बीच की एक्सिस केवल बड़ी होगी। अगर एंड्रोफोर है तो कोरोला और एंड्रोशियम के बीच की एक्सिस बड़ी होगी। एंड्रोगाइनोफोर है तो दोनों कोरोला और एंड्रोशियम के बीच की एक्सिस और एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच की एक्सिस दोनों बड़ी होगी। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे एंड्रोगाइनोफोर कंडीशन है ये। तो गाइनोफोर, एंड्रोफोर, एंड्रोगाइनोफोर। एक होता है एंथोफोर। एंथोफोर का मीन्स है जब कैलिक्स और कोरोला की जो बीच की एक्सिस है वो केवल इलोंगेट होती है, तो ये कंडीशन क्या है? उसको हम एंथोफोर बोलते हैं, उस एक्सिस को। तो इलोंगेटेड इंटरनोडल पार्ट बिटवीन क्या होगा? कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला एंड्रोशियम, कैलिक्स एंड एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो इलोंगेटेड एक्सिस बिटवीन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज कॉल्ड एज गाइनोफोर, जो कि डी वाला है, गाइनोफोर। इलोंगेटेड जो एक्सिस है बिटवीन कैलिक्स एंड एंड्रोशियम इज नोन एज, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया है, इसके लिए टर्म नहीं है। कोरोला एंड्रोशियम के बीच में एंड्रोफोर, और कैलिक्स और कोरोला के बीच में मैंने आपको बताया एंथोफोर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए वाला। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, अगर आप ये सारे टर्म्स मतलब ये किस लेवल के हैं क्वेश्चन, तो इसके लिए कुछ बुक्स हैं MCQ वाले, थ्योरी वाले, जिसको आप पढ़ के ये जो सारे जो क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन है जिस लेवल का है, उसके लिए बुक्स हैं जो आप रख सकते हैं। उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये मैंने 35 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं, बाकी ढेर सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगा उसमें। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।